किसी की निंदा ना करो। अगर आप मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते तो अपने हाथ जोड़िए, अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पे जाने दीजिए। स्वामी जी ने मठ छोड़कर लंबी यात्रा पर निकलने का निश्चय किया। वो ये देखना चाहते थे कि भारत के विभिन्न भागों में लोगों का रहन सहन कैसा है। भारत एक बड़ा देश है, यहाँ भिन्न भिन्न तरह के लोग रहते हैं। स्वामी जी उन सभी को देखना चाहते थे, अतः वो पैदल भ्रमण के लिए चल पड़े। उनके पास अदलने बदलने के लिए एक जोड़ी कपड़ा, एक कमंडल, कुछ पुस्तकें और एक डंडा था। वो गांवों नगरों से गुजरे। वो पेड़ों की छाया में या और जहां जगह मिलती वहां सो जाते। वो भिक्षाटन करते और जो कुछ मिलता वही खाते। वो कभी बहुत गरीब लोगों के साथ तो कभी बहुत ही अमीरों के साथ रहते। वाराणसी में जब वो मां दुर्गा के मंदिर से बाहर आए तो कुछ किटकिटाते हुए बंदरों ने उन्हें घेर लिया। वो स्वामी जी को अपनी बंदर घुड़की दिखा रहे थे। स्वामी जी नहीं चाहते थे कि बंदरों के चंगुल में फंस जाएं, इसलिए वो तेजी से एक और बढ़ चले। बंदरों ने उनका पीछा किया। एक बूढ़ा सन्यासी ये सब देख रहा था। उसने स्वामी जी को आवाज दी, रुको, शैतान का सामना करो। स्वामी जी रुके। वो घूम पड़े और जैसे ही बंदरों से उनका सामना हुआ, बंदर भाग निकले। अनेक वर्षों बाद स्वामी जी ने कहा, यदि तुम किसी बात से भय करते हो तो उसका सामना करो, उससे भागो नहीं। स्वामी जी ने उत्तर में घने जंगलों की, हिमालय की बर्फ चढ़ी चोटियों की यात्रा की। उन्होंने पवित्र तीर्थ स्थानों और सुंदर मंदिरों को देखा। पश्चिम भारत के विशाल मरुस्थलों की यात्रा की। फिर स्वामी जी बंबई गए। बंबई से वो बेंगलोर, कोचीन, मदुरई और रामेश्वरम गए। वो जहां भी गए वहां उन्होंने गरीबों की तकलीफें ही देखी। ये जीवन एक रंगमंच है और हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां, जिसकी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। वाह क्या बात है, मगर ये कहीं सुना हुआ सा लग रहा है। ये तो आनंद की बात है। बात आनंद की हो, जंजीर की हो, दीवार की हो या दौड़ की हो, बात कुछ ऐसी है कि जो जीतता है वो सिकंदर होता है और हार के जीतने वाले को हमारे यहाँ बाजीगर कहते हैं। क्या बात है, एक के बाद एक शुक्रिया। लेकिन अभी यहाँ पर उनकी बात कहेंगे जो कि फिल्मों की बात को अपने तरीके से कहते हैं और फिल्मों को हम तक पहुंचाते हैं। आज हमारे कार्यक्रम में हम यहाँ पर स्वागत करेंगे श्री दीपक गुप्ता जी का, जो कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं और समाज सेवी भी हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो पर आने के लिए। इतनी सारी बातें भरत ने आपके बारे में कही हैं और बातें हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सुप्रभात किस तरीके से होती है, दिन की शुरुआत, सुबह की शुरुआत किस तरीके से करते हैं आप? सुबह से मैं मैडम सबसे पहले उठते ही प्राणायाम, योगा और मेडिटेशन करता हूँ जी, क्योंकि मेरा मानना है कि आप इन चीज़ों से अगर वाकिफ़ हैं और इसकी डेली अपने प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा दिन एक बहुत ही अच्छे रूप में एक ऊर्जा के साथ निकलता है जी। और पूरा दिन भगवान के प्रति आपकी आस्था प्रबल होती रहती है। बिल्कुल। क्या बात है, बहुत खूब। लेकिन जब किसी दिन कोई फिल्म आपकी लगने वाली होती है तब सुबह की शुरुआत कैसे होती है? तब का मत पूछिए मेरे जी, बिल्कुल अपने आदमी पूरा टेंशन में रहता है, क्योंकि एक शो ही एक बार में ये प्रूव कर देता है कि इस पिक्चर का रिजल्ट क्या होगा। बिल्कुल। तो वो जो धुक वो जो अपने डर, जब तक ऑडियंस ये नहीं कह दे कि पिक्चर हिट है, तब तक अपने आदमी को सुकून नहीं होता, चैन नहीं होता। बिल्कुल। कि ये डायरेक्टर्स कट तो फाइनल हो गया, लेकिन अब ऑडियंस का है कि वो क्या कहती है, पिक्चर हिट है कि फ्लॉप है। बिल्कुल। आपके बारे में दीपक जी अभी काफी सारी बातें करनी बाकी हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने दर्शकों को कुछ चित्रों के जरिए इनके बारे में और जानकारी देना चाहेंगे। आइए चले देखें।
क्या बात है, बहुत खूब। हमने आपके एक सफ़र के बारे में जाना, लेकिन जो शुरुआत हुई है फिल्मी दुनिया की, ये किस तरह से हुई थी? भरत जी, ये भी एक बाई चांस सी समझिए कि वो कहते हैं ना कि जब भगवान कोई चीज़ की शुरुआत की नींव डालता है तो रास्ते बनते जाते हैं। जब मैं लॉ कॉलेज में पढ़ता था तभी से मुझे पिक्चरों विक्चरों का थोड़ा शौक था और था। तो हमने एक पिक्चर जयपुर के लिए फिक्स आयर किसी डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदी, जयपुर के लिए दर्द पिक्चर थी वो पिक्चर का कोई फेट इतना ज़्यादा कोई ख़राब भी नहीं रहा। हमने 2-3 दोस्तों ने मिलकर ली थी। अच्छा। हाँ, 2-3 दोस्तों ने। उसके बाद में जब वो पिक्चर अपने ठीक ठीक रही तो फिर ये विचार आया कि भाई चलो क्यों ना हम डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू करें। तो मेरे एक मित्र थे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में थे, उनके साथ हम 2-3 दोस्त बॉम्बे चले गए और ये सोचा कि भाई कोई ना कोई पिक्चर अपने पैसों से, क्योंकि बजट वगैरह तो बड़ा लिमिटेड था, तो कोई पिक्चर खरीदें। 5-7 पिक्चरें देखी और करी। फिर जो पहली पिक्चर हमने ली वो थी अमिताभ बच्चन की खुददार। और बस फिर ये समझिए कि उससे सिलसिला शुरू होता है कि चला गया। क्या बात, अमिताभ बच्चन साहब की खुददार ली और फिर सिलसिला शुरू होता चला। हाँ। अरे वाह, आज खुश तो बहुत होगी तुम। हाँ, बहुत अमिताभ बच्चन का मैं शुरू से फैन रहा हूँ। अरे वाह, अरे बहुत अपने क्या है ना, और पहली बहुत पिक्चरों के ट्रायल्स हमने देखे, क्योंकि उन दिनों में तो अपने ट्रेंड इस तरह का था कि पिक्चर के ट्रायल्स अवेलेबल्स थे। इतनी पिक्चरों की ज़्यादा मारामारी नहीं थी। तो जो ब्रोकर्स के थ्रू और जो मेरा फ्रेंड था उसके थ्रू कई पिक्चर के ट्रायल्स में हमें खुददार ही सबसे बेहतरीन पिक्चर लगी, जिसका ट्रायल हमने देखा था जी। और बस भगवान की दया से जी फिर सिलसिला। लेकिन कुछ मुश्किलें तो आई होंगी, क्योंकि लॉ करने के बाद में एक तो होता हो कि फिल्मों में हमें किसी तरीके से एंट्री लेनी है, लेकिन आप तो फिल्मों को खरीदना चाहते थे और फिर लोगों तक पहुंचाना चाहते थे, फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये सब चीज़ कैसे हुई? बस वो कहते हैं ना कि भगवान जब कोई चीज़ की शुरुआत करता है, मैंने बताया ना, रास्ते बनते जाते हैं। हाँ। बस इसी तरह से अपने जो है सिलसिला शुरू हुआ और उस लक कह लीजिए, अपने जो है जी इंटरेस्ट कह लीजिए। सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट तो मेरा, मैंने बताया ना आपको कि शुरू से था। शुरू से मेरा इंटरेस्ट था कि आदमी ग्लैमर से जुड़े, बिल्कुल, आदमी की एक आइडेंटिटी बने, एक आदमी को ग्लैमर के अंदर क्या उसकी डेप्थ है उसको पहचानने का मौका मिले। वाकई। उस चीज़ से अपने मैं रूबरू होना चाहता था, इसीलिए उस लाइन के अंदर घुसता तो गया। ये जो फोटोग्राफ्स हमने देखी, इसमें आप भी जो एक्टर्स हैं, हीरोज कहेंगे बल्कि स्टार्स हैं, उनके पास खड़े हुए कुछ कम नहीं लग रहे थे, और एक्ट्रेसेस के साथ कई पिक्चर्स में आप खड़े हुए थे तो ऐसा लग रहा था वो शायद यही हीरो है। फिर अच्छा दीपक जी है। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मैं भी जरा फिल्म लाइन में, अब फिर डिस्ट्रीब्यूट नहीं, फिल्म करूं, एक्टिंग करूं और इस चीज़ में उतर जाऊं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी तरह खूबसूरती तो अपने मेरे मन नहीं है। नहीं, मतलब ये तो नहीं कहेंगे अपने ज़माने में। लेकिन ऐसा नहीं था कि नहीं कि बिल्कुल ही अजीब सा लगे जी। लेकिन कभी कभी ख्याल ऐसा आता था कि कुछ वो कहते हैं ना कि ग्लैमर इतना उभर के आता है कि हर एक आदमी को चाहत रहती है, हर एक आदमी को रहता है कि मैं भी अपने इनकी तरह से स्क्रीन पे दिखूं। जी। ऐसा जज्बा अंदर से निकलता तो था, लेकिन कभी कोई इसकी ज़्यादा कोशिश नहीं की, ऐसा कुछ नहीं। लेकिन आप उससे बड़ा काम कर गए। आप उन लोगों को जिनको ये जज्बा था, जिनकी कोशिश रही स्क्रीन पर आने की, आप उनको लेकर आ गए। आपने उनकी फिल्में खरीद ली, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन में ही आ गए और उनको पर्दे पर लेकर आना आपने शुरू कर दिया। तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई। लेकिन आपने 1994 में शायद आपका जो सीरियल है जिसका नाम है दिल में रह गई, और आपने अपने दिल में ये बातें रहने नहीं दी और वो उतार दी टेलीविज़न पर, ये जो आप सीरियल लेकर आए थे, इसके बारे में बताएं ज़रा। दिल में रह के कभी मैडम एक ऐसा ही चांस रहा कि कोई प्रपोज़ल मेरे पास लेके आया। एक्चुअली मेरा कोई प्लान नहीं था इस तरह का, कोई प्रपोज़ल मेरे पास लेके आया, उसके पास ये प्रपोज़ल रेडी था और उसने कहा कि आपको फाइनेंस करना है इसमें। फाइनेंस करने, मैंने कहा भाई चलो ठीक है, एक बार ये शौक़ तो मुझे था ही अपने जो है इस लाइन से, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से मैं जुड़ा हुआ था ही, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, इसके अंदर अपने शुरुआत करते हैं। तो फाइनेंस वाली जब बात हुई उसके बाद में वो जो प्रपोज़ल लेके आया उसका कुछ काम मुझे जमा नहीं, तो अल्टीमेटली उस प्रोजेक्ट को मैंने टेक ओवर किया और उसका डायरेक्शन प्रोडक्शन अपने जो है ना मैंने ही किया। क्या बात है। और आपको जानकर अपने ये हैरानगी होगी
कि जयपुर के अंदर सबसे पहला एक स्टोरी बेस सीरियल शुरू करने वाला मैं पहला व्यक्ति हूँ। अच्छा। हाँ, पहला सीरियल। अभी तक जितने भी सीरियल्स होते थे वो गाना बेस होते थे, सॉन्ग बेस होते थे, लेकिन स्टोरी बेस ये कॉमेडी सीरियल हमने जो है ना वो मैंने स्टार्ट किया। वाह। दिल के दिल में रह गई। दिल के दिल में। लोगों ने पूछा ये टाइटल उसका इस तरह का है, लोगों ने मेरे से कई बार पूछा भी ऐसी कौन सी चीज़ थी जो तुम्हारे दिल के दिल में रह गई। थोड़ा कॉमेडी टाइप का, ऐसा तो नहीं कि तुमने एक्टिंग नहीं करी हो और उस चीज़ को निकालने के लिए तुम ये बना रहे हो, ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये वही बाई चांस वाली बात है। लेकिन हमने जब ये सीरियल बनाया तो बहुत ही अपने बेहतरीन कलाकारों को, यहाँ के रंगमंच के हमने लोगों को लिया, बहुत ही नए लोगों को भी मैंने इंट्रोड्यूस किया, जो कि जिन्होंने आज तक कभी सीरियल का नाम ही नहीं था, कोई अपने जो है स्टोरी बेस कोई सीरियल्स थे ही नहीं, तो एक्टिंग का किसी को मौका मिलता नहीं था। तो हमने कई लोगों को इंट्रोड्यूस भी किया। और आपको जानकर ताज्जुब होगा भरत जी कि उसकी टीआरपी सीरियल की सबसे मैक्सिमम टीआरपी थी। और ये DD1 का अपने जयपुर दूरदर्शन का पहला सीरियल था जो कि संडे को अपने दोपहर में आता था 12 बजे, वो भी अपने प्राइम टाइम के ऊपर। क्या बात है। वाह। अभी मैं ये जानना चाहूँगा कि लोग फिल्म देखने जाते हैं और 2 घंटा, 2.5 घंटा या 3 घंटा पूरा लुत्फ लेते हैं उसका, पर अब तक लोगों को ये नहीं पता कि फिल्म रील से थिएटर तक किस तरह से पहुंचती है और उसमें फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर का, फिल्म वितरक का क्या रोल रहता है। अच्छा, इसमें अपने भरत जी क्या होता है कि सारा ये टाइप होता है, बॉम्बे से स्टार्ट होता है। जैसे आपको पता है फिल्मी नगरी बॉम्बे है। बॉम्बे से हम लोग पहले प्रोड्यूसर से डायरेक्ट लिंक पे आते हैं, प्रोड्यूसर से हम लोग नेगोशिएशन से किसी पिक्चर को फाइनल करते हैं। फाइनल करने के बाद में उसका एक्सक्लूसिव जो राइट्स है वो पूरे राजस्थान का होता है, पूरा राजस्थान सर्किट होता है, उसका राइट्स हम लेते हैं अपने। तो पिक्चर रिलीज़ के टाइम पे हमें प्रिंट्स मिल जाती है। अब तो उसका पैटर्न ही चेंज हो गया, आजकल तो UFO वगैरह से होने लगा, प्रिंट लेने का कोई चक्कर ही नहीं होता, सैटेलाइट से सारा होने लग गया। पहले प्रिंट्स ली जाती थी। प्रिंट्स को हम लोग राजस्थान के जो मेन थिएटर्स हैं पहले उनके अंदर अपने जो है बुक करते थे। बुक करने के उसमें 2-3 तरीके हैं। जैसे रेंटल बेसिस के ऊपर होता है, थिएटर वालों को पता रहता है कि ये इसका डिस्ट्रीब्यूटर है, ये पिक्चर अपने इनसे लेनी है, तो वो लोग हमसे अप्रोच करते थे, हम कर लेते थे अप्रोच। उसके बाद में पिक्चर रेंटल बेसिस पे होती थी तो हम उनको प्रिंट सप्लाई करते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि अपने फिक्स 10 दिन के लिए पिक्चर दे दी, 8 दिन के लिए दे दी, उसको हम फिक्स हायर बेसिस पे बोलते हैं। वो टर्म्स के ऊपर हम उनको अपने पिक्चर देते थे। जो कलेक्शंस आते थे उसका कलेक्शंस हम लोग बाद में ले लेते थे। लेकिन पूरा पेमेंट प्रोड्यूसर को हमें अपने पिक्चर रिलीज से पहले एट द टाइम ऑफ रिलीज अपने वो हमें पूरा उसको पेमेंट करना पड़ता था। तो ये तो बड़ी कमाल की बात है कि प्रोड्यूसर से फिल्म ले ली और पेमेंट आपको पहले करना है। हाँ। लेकिन आपके पास पेमेंट बाद में आएगा। हमारे पास पेमेंट बाद में आएगा। मतलब ये कहिए भरत जी की एक बार पिक्चर अगर प्रोड्यूसर ने भेज दी तो प्रोड्यूसर तो बिल्कुल सेफ हो गया, निश्चिंत है, फिर बिल्कुल निश्चिंत है। सारा रिस्क अपने जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर का है। वो पिक्चर चले नहीं चले, पिक्चर अपने जो है वो बने नहीं बने। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हमने किसी पिक्चर प्रोड्यूसर की पिक्चर बुक कर दी। बुक मतलब जब वो पिक्चर की शूटिंग चल रही है, क्योंकि हमें साइन तो पहले ही करनी पड़ती है पिक्चरों को, वो बुक कर दी और उसने वो पिक्चर अपने जो है खुदा ना खास्ता नहीं बनी, तो प्रोड्यूसर फाइनेंशियली फेल हो गया। अच्छा। या उसको कोई आर्टिस्ट की प्रॉब्लम आ गई, किसी और के आ गई, तो अंडर प्रोडक्शन हमें उसको पैसा जो देना पड़ता था, वो अगर उसने पिक्चर नहीं बनाई तो ये समझिए कि वो पैसा डंप हो गया। अच्छा। अंडर अनलेस वो कोई नई पिक्चर बनाता और उसमें पिक्चर के पैसे को एडजस्ट कर लेता वो। लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोड्यूसर आ गया जिसने पहली पिक्चर शुरू की और वो बिल्कुल किसी वजह से नहीं बन पाई, तो मतलब ये समझिए कि डिस्ट्रीब्यूटर का पैसा बिल्कुल गया। लेकिन इसमें एक फ़ायदा मुझे ये दिखता है कि प्रोड्यूसर तो आपको फिल्म देख करके फ्री हो गए, लेकिन अगर कलेक्शन ज़्यादा हो गया तो फिर तो डिस्ट्रीब्यूटर ये इतना बड़ा स्टेक डिस्ट्रीब्यूटर अपने ले रहा है। तो क्या मार्केटिंग की जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूटर की आ जाती है? फिर टोटल डिस्ट्रीब्यूटर की है। उसका प्रोड्यूसर का पिक्चर देने के बाद उसका अपने कोई लेना देना नहीं होता। वो तो आपको मार्केट, थिएटर सिलेक्शन सारा खुद ही करना, वो सारा आपको। तो जो फिल्मों का सिलेक्शन होता है एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, आप क्या सोच के फिल्म चुनते हैं कि ये फिल्म जो है ये मुझे लेनी चाहिए? इसमें अपने बैनर का हम लोग एक तो देखते हैं कि भाई कौन से बैनर की है,
इसकी प्रीवियस अपने जो है पिक्चर्स की क्या रिपोर्ट्स रही थी जी। कि कैसी गई थी, कमर्शियली कैसा रहा था। इस पिक्चर के अंदर एक्टर अपने जो है स्टार कास्ट क्या है, बिल्कुल, स्टार कास्ट, इसकी स्टोरी क्या है, डायलॉग्स क्या है, ये पिक्चर कितने दिन में कंप्लीट हो जाएगी, लेट तो नहीं होगा और नहीं होगा। अच्छा। जी जी ये सारी चीज़ों का हम लोगों को सर्वे करना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी तो फिर पूरा लेकिन हम आजकल देखते हैं कि जो आर्टिस्ट हैं, जो हीरो हीरोइन हैं, ये भी अपनी फिल्म के प्रमोशन के लिए काफ़ी जगह जाते हैं। हाँ। लेकिन आप जैसा कि बता रहे हैं कि फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर की जिम्मेदारी होती है मार्केटिंग और प्रमोशन सारी, तो क्या ये अब फ़र्क आया है या पहले? ये फ़र्क अब आया है भरत जी। हमने जब हम अपने पिछले 20 साल पहले, अपने 25 साल पहले पिक्चरें जब रिलीज़ करते थे, तब अपने इतना कोई प्रमोशन का कोई रिवाज नहीं था, इतना कोई प्रमोशन की प्रैक्टिस नहीं थी। अब तो क्योंकि चैनल्स आपके पास इतने हो गए, अब तो टीवी का कंपटीशन, अपनी चीनी टीवी की पब्लिसिटी इतनी हो गई, तो प्रमोशंस के तरीके सारे के सारे बिल्कुल बदल गए और सारा का सारा सेटअप पूरा बदल गया। तो उससे नो डाउट अपने जो है फिल्म की पब्लिसिटी के ऊपर बड़ा ज़बरदस्त फ़र्क पड़ रहा है। और इसीलिए जो पिक्चरें पहले लाखों रुपए में बनती थी, जो अपने आर्टिस्ट पहले लाखों रुपए लेते थे, अब करोड़ों रुपए ले रहे हैं और उनका बजट भी करोड़ों रुपए का है। और जैसा आपने कहा इनकम का, और इनकम भी करोड़ों में होने लग गई जी। ऐसा नहीं है कि नहीं, जो पिक्चर चल रही है उनकी इनकम भी करोड़ों रुपए में है। तो पूरा पैटर्न, पूरा सेटअप पूरा चेंज हो गया। अभी हम टीवी और बड़े पर्दे की अगर बात करें, एक 21 इंच है, एक 70 mm है, तो इसमें कितना डिफरेंस आपको लगता है काम करने पर? देखिए फिल्म तो भरत जी, फिल्म तो फिल्म ही है। अपने 70 mm पे आप पिक्चर कोई देखें और टीवी पे देखें अपने जो है, तो बहुत फ़र्क है। अपने थिएटर में बैठ के आप स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे जब उसके डायलॉग डिलीवरीज, उसका पूरा सेटअप अपने देखते हैं तो उसका बहुत फ़र्क है। लेकिन आजकल अपने, क्योंकि लोगों के पास इतना टाइम नहीं है, पहले मुझे याद है अपने जब पिक्चर हमारी लगती थी तो बड़े बड़े अपने जो ऑफिसर्स, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट वगैरह ये कहते थे कि दीपक तुम्हारी पिक्चर लगी है, उसको अपने पासेस से देना, हमें वो देना। बड़ा अपने क्रेज़ रहता था, बड़ा लोगों को पिक्चर में, थिएटर में जाने का शौक़ रहता था। अब इसने, टीवी ने इतना चेंज कर दिया कि अब लोगों को इतना ज़्यादा मन नहीं करता। जो बड़े सेलेक्टेड अपने जो लोग हैं वही लोग थिएटर में जाते हैं। अब तो प्रेफर जो है ना टीवी के ऊपर ही करते हैं। जी। ये बहुत बड़ा चेंज आ गया। तो आपके हिसाब से एक अच्छी कहानी के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है? वो टेलीविज़न हो या फिर कि फिल्में हो? नहीं, कहानी तो दोनों में अगर कहानी अगर अच्छी नहीं होगी तो कहानी बगैर कोई भी सीरियल, कोई भी पिक्चर फ्लॉप है। तो एक अच्छी कहानी आप किसे मानते हैं? एक अच्छी कहानी जैसे शोले थी, अभी अपने लेटेस्ट में पीके आई, पीके भी एक बहुत अच्छी पिक्चर थी। जी। अपने बेताब थी, हमने पहली पिक्चर रिलीज की, बेताब रिलीज की, सनी देओल की इंट्रोड्यूसिंग था, बहुत अच्छी अपने जो है पिक्चरें थी। अभी भी अपने मुन्ना भाई थी अपनी जो है, अच्छी पिक्चरों के अंदर कहानी वो है जो मैडम अपने ऑडियंस को बांधे रखी, जिसमें आपकी क्यूरियोसिटी ये रहे कि हाँ अब क्या होने वाला है, जिसके अंदर आप साइलेंटली उसको वॉच करके ये महसूस करें कि उससे अंदर कुछ फीलिंग्स आ रही है। अगर वो आपके टच करे अपने तो पिक्चर का मजा है। तो उसकी वाकई कहानी एक तरीके से एक कहानी आईना हो पिक्चर जाती है। कहानी पिक्चर की जान है मैडम। वाकई। लेकिन अगर हम ये देखें कि अगर कोई अच्छी कहानी है और सरल तरीके से उसे बनाया जाए, फिल्मांकन जो है उसका वो बिल्कुल जो फंडामेंटल है उसके हिसाब से किया जाए, तो क्या एक अच्छी फिल्म बन सकती है? या कि एक साधारण कहानी को बहुत ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स और बहुत टेक्निकलिटीज़ और ये सब डाल करके बनाया जाए तो एक अच्छी फिल्म का निर्माण हो सकता है? देखिए, अच्छी फिल्म बनने के लिए तो सारी चीज़ों की ज़रूरत है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अगर अपने टेक्निकलिटी उसकी अपने सही नहीं होगी, उसका म्यूज़िक अच्छा नहीं होगा, उसके अपने शॉट्स अच्छे नहीं होंगे, उसके सेट अच्छे नहीं होंगे, तो फ़र्क तो देखो सारी चीज़ों का है। लेकिन ये बात पक्की है कि स्टोरी पूरी पिक्चर की जान है। एक शाहरुख खान की पिक्चर दिलवाले दुल्हनिया अपने जो है 1000 भी करती है, और एक अपने हैप्पी न्यू ईयर इतनी कोई ज़्यादा अपने जो है वो नहीं करती। इससे पहले भी अपनी शाहरुख की पिक्चर आई थी, उसमें कोई इतना ज़्यादा दम नहीं रहा। तो स्टोरी तो हमेशा हर जगह काउंट करती है। कुल मिला के सारी चीज़ों का तड़का ज़रूरी होता है, तब तक डिश पूरी नहीं होती। तड़का बिल्कुल हर एक चीज़ उसका प्रमोशन भी, जैसे अभी आपने कहा कि अपने उसका प्रमोशन
अपना उसकी पब्लिसिटी वो नहीं हो, पिक्चर आ गई, आपको किसी को मालूम ही नहीं है, नाम ही नहीं पता उसका जी। उसका प्रमोशन ही ढंग से नहीं हुआ, तो वो भी अपने जो है उसका पिक्चर का माइनस पॉइंट। तो इन टोटल अगर देखा जाए तो टोटली में आपको सारी चीज़ें, पूरी चीज़ों की ज़रूरत होती है। चलिए हम फिल्मों के फार्मूला के बारे में, हिट फार्मूला, फ्लॉप फार्मूला, इनके बारे में भी बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे दर्शकों को लिए चलते हैं पधारो हमारे देश में, एकलिंग जी के दर्शन करा दें। उदयपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्थित है एकलिंग जी का भव्य मंदिर। एकलिंग जी मेवाड़ महाराणाओं के इष्ट देव रहे हैं। ये मंदिर 2 पहाड़ियों के बीच कैलाशपुरी नामक गांव में बना हुआ है। इस मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में मेवाड़ के शासक बप्पा रावल ने करवाया था। कहा जाता है कि बाप्पा रावल एक बार जंगल से गुजर रहे थे तो स्वर्ग लोक से प्रसाद आकर उनके पांवों पर गिरा, जिसे देख रीत ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। ये प्रसाद जो स्वर्ग से गिरा है, अगर तुम्हारे मुंह में गिर जाता तो तुम अमर हो जाते, परंतु ये तुम्हारे पांवों पर गिरा है, इसलिए मेवाड़ का राज्य सदैव तुम्हारे पांवों के नीचे रहेगा। और इसी घटना के बाद बाप्पा रावल निकल पड़े एक महान राज्य की स्थापना करने। चारों तरफ परकोटे से घिरे मंदिर के अहाते में कई छोटे बड़े मंदिर बने हुए हैं, जिनमें एक महाराणा कुंभा का बनवाया हुआ भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसे लोग मीराबाई का मंदिर भी कहते हैं। मंदिर के मुख्य भाग में काले संगमरमर से बनी भगवान शिव की चतुर्मुखी मूर्ति है। मंदिर की बाहरी दीवारों का शिल्प कला का उत्कृष्ट नमूना है। पत्थर पर शिल्प इस तरह उकेरा गया है कि अपलक घंटों भी देखते रहें तो कम है। सुप्रभात धरती धुरारी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी बातचीत चल रही है फिल्म वितरक, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर श्री दीपक गुप्ता जी के साथ। सर, हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फिल्मों का हिट फार्मूला, ऐसा भी कुछ होता है क्या? हिट फार्मूला तो मैंने बताया कि आपको कि उस स्टार कास्ट तो सबसे पहले ही स्टोरी है, उसका म्यूजिक है, उसकी अपने टेक्नीशियंस की अपने जो है टेक्निक है, फोटोग्राफी है, ये सारी चीज़ें। लेकिन आजकल एक्चुअली ये बात होने लग गई है कि जो भी फिल्म आती है वो हिट हो जाती है। अब वो भले ही 2 हफ्ते लग के उतर जाए, 1 हफ्ते भी लग के उतर जाए, लेकिन वो पहले दिन जो कमाई कर लेती है बॉक्स ऑफिस पे वो हिट ही कहलाई जाती है। भले उसमें स्टोरी ना हो, उसमें टीम जो हो, जो कास्ट हो वो इतनी खास ना हो, वो भी हो जाती है 100 करोड़ 200 करोड़, हाँ, बिजनेस कर जाती है। तो इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजह है? 200 करोड़ ऐसा नहीं मैडम, आपको देखने में लगता है कि 200 करोड़ 300 करोड़ पिक्चर अपने जैसे आपने कहा हैप्पी न्यू ईयर जो फिल्म है, तो इसकी स्टोरी कुछ खास नहीं थी, जैसे आपने कहा आपको भी कुछ मजेदारी लगी नहीं, और काफी लोगों का यही कहना था, लेकिन वो फिल्म हिट है, जिसे हम ये नहीं कह सकते कि वो क्लासिक है, लेकिन उसने इतना बिजनेस कर लिया कि वो हिट मानी जाती है। तो इसके पीछे आपको क्या वजह लगता है? क्या कि ये जो मल्टीप्लेक्स कल्चर आ गया है कि ऑडियंस जो है वो हर हफ्ते पिक्चर देखना पसंद करती है और कोई भी पिक्चर आ जाए, ये आपको वजह लगती है? क्या वजह लगती है आपको इसकी? इसमें तो मैं कहूँगा शाहरुख खान की किस्मत ही समझिए कि मल्टीप्लेक्स का जो कंसेप्ट तो बहुत टाइम से चल रहा है, और बहुत सारी पिक्चरें ऐसी भी आ रही हैं वही उन्हीं कॉम्प्लेक्स में उसी थिएटर्स में चलती हैं, लेकिन चलती नहीं है। लेकिन अपने शाहरुख खान की किस्मत अच्छी है, इसलिए 300 करोड़ का बिजनेस मेरे हिसाब से, वरना पिक्चर में कोई इतनी ज़्यादा कोई खास बात नहीं थी कि जितनी शाहरुख खान की बाकी पिक्चरें जो आई वो कितनी
टॉप चली, लेकिन फिर भी उसका प्रेजेंटेशन, उसके अंदर दर्शकों को चाहिए कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट टाइप का, उसमें स्टोरी से, कई लोग तो अपनी स्टोरी से कोई ताल्लुक नहीं रखते, वो सोचते हैं कि भाई 3 घंटे एक अच्छे निकलने चाहिए, और वो ऑडियंस को पसंद है तो वो पिक्चर अपने आप में एक अच्छा बिजनेस कर लेती है। सर, लेकिन आप फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं और प्रोड्यूसर भी आप रहे हैं, डायरेक्टर भी आप रहे हैं, आपको सबसे ज़्यादा कंफर्ट जोन क्या लगता है कि हाँ, मैं अगर ये होता हूँ तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? मेरे हिसाब से तो अगर डिस्ट्रीब्यूशन अपने जो है अगर अच्छी पिक्चरों का मिले तो डिस्ट्रीब्यूशन अगर हो तो बहुत बढ़िया रहे। आप उसी में सबसे ज़्यादा संतुष्ट हैं? उसमें ज़्यादा खुश हूँ, लेकिन अगर मौका मिले और कोई अच्छी पिक्चर बनाने का अपने जो है अच्छी स्टारकास्ट के साथ अगर हो तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं जी, क्योंकि सबको पता है कि वो ग्लैमर से और आपको अपने आप प्रेजेंटेशन एक पूरी दुनिया की ऑडियंस के सामने देना है जी, तो उसके अंदर आपको अपना टैलेंट दिखाने का, आपको अपनी टीम बनाने का मौका मिलता है, वाकई तो वो एक अपने आप में वाकई। तो हमने इतने सारे हीरोज़ की बात करी, आपने उनके साथ काम भी किया और आपने उनकी पिक्चर डिस्ट्रीब्यूट भी करी, लेकिन आपकी लाइफ के जो हीरो हैं वो कौन है? आप किसको मानते हैं आपकी ज़िंदगी के हीरो? नहीं, पिक्चरों के अंदर मैंने किसी के साथ हीरोज़ के साथ कोई काम हम नहीं किया, मतलब मिले जुले उनके साथ, उनकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप में काफ़ी बड़ा काम हो जाता है उनको उनसे मिला मैं उठान देना। जी, तो आपकी ज़िंदगी के हीरो आप किसे मानते हैं? मेरी ज़िंदगी का हीरो मैंने बताया ना, सबसे मुझे तो पसंदीदा मेरा सबसे फेवरेट पर्सनल लाइफ में वो तो आपने अमिताभ बच्चन को बताया कि वो तो है ही हीरो, लेकिन आपकी ज़िंदगी में आप किसको मानते हैं, किसको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं या इंस्पिरेशन आप कह सकते हैं? मैं तो सबसे ज़्यादा भगवान को देता हूँ। भगवान जो कि है, हाँ, मैं समझता हूँ कि मैं तो बड़ा स्ट्रगलिंग मेरा लाइफ का अपने पीरियड रहा है। शुरू से हम लोग अपने जो है एक साधारण उससे बड़े हुए हैं जी, लेकिन भगवान का आशीर्वाद अगर है जी, तो आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं। बिल्कुल, क्या बात है। एक ज़माने में आपने मॉडलिंग भी की है, हाँ, उसके कुछ अनुभव, कुछ उसकी बातें, कुछ किस्सा को याद आ रहा? मैंने मॉडलिंग अपने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी मैंने, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ राजस्थान, यहाँ रीको के लिए थी वो, तो उसमें एक्चुअली अपने जो है जो मेन मैंने रोल जो किया था उसमें वो मेरा ही था, मैं एज ए हीरो था उसमें, एक हीरोइन भी थी उसमें। तो उसके अंदर मुझे जब वो मौका मिला पूरे राजस्थान का अपने शूटिंग वूटिंग में जाने का उसका, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। वो भी एक बाई चांस ही कहिए कि मैं उसका प्रोड्यूसर था, तो उसने डायरेक्टर कहने लगा कि नहीं दीपक जी, इसके अंदर तो आप ही अपने रोल करो तो थोड़ा अच्छा रहेगा और रहेगा। ऐसा उसने स्क्रीन में देखा, थोड़ा ठीक ठाक लगा। मैंने कहा एक डॉक्यूमेंट्री टाइप की है तो उसमें शुरू करें। फिर एक अब 2 कपड़ों के अपने जो है एक वीवी अपने नाम का एक गारमेंट्स आते थे जी, उसका अपने कपड़ों की मॉडलिंग वगैरह का मुझे मौका मिला उसी दौरान अपने, तो थोड़ा सा। तो ये मॉडलिंग का जो शौक था ये बचपन में, क्या आप आईने के सामने खड़े होके वो थोड़ा होता है ना कि खुद हीरो बन जाते हैं, वहाँ से आया था बचपन से ये कुछ आपको लगाव था इस चीज़ का? थोड़ा थोड़ा अपने इसी तरह का था, और वो यार दोस्त भी थे, वो भी कहते थे कि नहीं भाई तुम ऐसे लग रहे हो, तुम तो हीरो हीरो तो वो अपने चढ़ाने के लिए कर देते थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा अपने आप में लगता था। चांस की बात है, मैं आपको बताऊं इंसिडेंट कि मेरी शक्ल कुछ कॉलेज में भी मैं मशहूर था कि विनोद मेहरा से मेरी शक्ल थोड़ी रिजेंबल करती थी। तो लोग बाग मुझे अपने जो जितने भी थे फ्रेंड सर्कल के, तो वो विनोद मेहरा स्टाइल में कहते थे। तो क्या आप अपने कॉलेज के ज़माने में किस तरीके से रहा करते थे? मतलब कॉलेज के हीरो ही कहलाते थे? कॉलेज का फैशन में, लेकिन मुझे शौक पहनने का बड़ा शौक था जी। हाँ, एक अपने पूरा आपका ड्रेसअप एकदम अलग टाइप का हो, एक जूते वूते मैं अपने लंबे चेन वाले पहनता था, थोड़ा ड्रेस वैस अपने जिस तरह की पहनता था। तो थोड़ा सा अभी आपने कहा साइकोलॉजिकली लोगों को भी लगता था कि यार ये कोई अपने एक्टिंग करता है या कोई अपने जो है मॉडल है क्या, तो उससे थोड़ा ड्रेसअप का फर्क पड़ता था। तो बस फिर इस तरह से। अरे वाह। तकरीबन कितनी फिल्मों को अब तक आप डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं? डिस्ट्रीब्यूट करीब मैंने 30-35 पिक्चरें अपने डिस्ट्रीब्यूशन में की अपने। बेताब, नौकर बीवी का, गुलामी, खुददार,
दादागिरी, ऐसा प्यार कहाँ, जी। गांधी, बहुत पिक्चर हमने रिलीज की। तो कोई कि किस्सा आपको ऐसा याद आ रहा हो कि यूं तो इस तरह तो ये फिल्म मेरे हाथ लगी और इस तरीके से इसका कलेक्शन हुआ? जैसे मैं बता रहा हूँ ना कि पहली पिक्चर ही देखिए अपने भगवान का, अपने जो है वो था कि पहली पिक्चर हमने पिक्चरें कई ट्रायल्स देखे, लेकिन ट्रायल देखने के अंदर पिक्चर अपने जो है खुददार, जो कि वो महमूद साहब के अपने भाई अनवर अली ने बनाई थी जी। अपने जो है उन्होंने अपने जो उनकी पहली पिक्चर ही हमने ली और उसकी शूटिंग वूटिंग भी मैंने काफ़ी देखी। उस टाइम अंडर प्रोडक्शन मैंने ख़रीदी थी जी। तो अपने पहली पिक्चर ही एकदम सुपर हिट थी। उससे पहले फिर हमने बेताब रिलीज़ की और बेताब भी अपने यहाँ पर अपने जैम सिनेमा में हमने लगाई थी, 100 दिन चली, बहुत ही बढ़िया अपने जो है पिक्चर है। तो ये जो आपने सीरियल का, आप निर्माता रहे, निर्देशक रहे, आपने कहीं कोई फिल्म बनाने का या सीरियल बनाने का, कहीं प्रोडक्शन का कुछ भी कोई पढ़ाई नहीं करी थी, ये बस एक टैलेंट था, गॉड गिफ्टेड थी ये चीज़ जो आपने ये काम किया? कहीं आपको लगता है कि सिर्फ टैलेंट है, गॉड गिफ्टेड चीज़ जो है यही काम कर जाती है, या इन चीज़ों की पढ़ाई, इन चीज़ों की नॉलेज भी आपको कहीं लगा कि इम्पोर्टेंट होती है और लेकर और करना चाहिए? नहीं, मेरा मैडम अपने मानना है कि ये सब गॉड गिफ्टेड है। जब कोई चीज़ बननी होती है, जब किसी चीज़ के अंदर आपको जाना होता है तो ऑटोमेटिकली वो सारी चीज़ें अपने बनती चली जाती हैं। वो कहाँ से आपको आदमी मिला, वो कहाँ से आपको स्टोरी मिली, कहाँ से आपको आर्टिस्ट मिले, कहाँ से आपको अपने फंड्स अवेलेबल हो गए, कहाँ से वो चीज़ें बनती जाती हैं। वही है ना, वो बात है ना, कितनी शिद्दत से तुमने पाने की चाहत की है कि पूरी कायनात ने उससे मिलाने की कोशिश की है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सर आप आज भी इतना सारा काम करते हैं, सवेरे से शाम तक और देर रात तक काम करते हैं, तो उसके लिए आपकी फिटनेस का क्या राज है? फिटनेस के लिए क्या करते हैं? फिटनेस तो भगवान का नाम बिल्कुल अपने हमेशा लेते हैं और प्रभु से रोज़ सुबह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु इसी तरह की शक्ति हमें बनाए रखना, हमें ऐसी अपने ज्ञान देना कि हम कभी किसी दूसरों का बुरा नहीं करें। जी जी जी। मेरा मानना है कि अगर आप अच्छे हैं और आप अपने लिए तो सब आदमी करते हैं, अगर दूसरों के लिए आप अच्छा सोचें, उसकी मदद करने में अपने जो भी आपका योगदान हो अपना करें, तो वो आपको हमेशा फ्रूटफुल रहता है। तो ये तो हुई मन की फिटनेस की बात। हाँ। और तन की फिटनेस के लिए तन की फिटनेस के लिए मैं योगा करता हूँ, मेडिटेशन करता हूँ और हल्की फुल्की एक्सरसाइज के साथ साथ वॉक पे भी जाता हूँ। जी जी। कभी मौका लगता है तो सेंट्रल पार्क के चक्कर लगाता हूँ। जी। तो इसी तरीके से जब आपको खाली वक्त जब मिल जाता है, जब बिजी नहीं होते हैं, तब आप क्या करना पसंद करते हैं अक्सर? खाली वक्त में मेरा अपने जो ये कोशिश रहती है कि दिमाग में कि कोई इस तरह का काम करे कि किसी को मुझसे फ़ायदा हो, कोई गरीब को, कोई अपने ज़रूरतमंद को अपने, क्योंकि मैं रोटरी, लॉयंस, जेसीज वगैरह से कई सोशल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा हमेशा से ये मानना है कि आप दूसरों को अपने कुछ करके मुझे बहुत खुशी मिलती है। वाकई अपने मन से बता रहा हूँ मैं आपको, मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो आप तो प्रेसिडेंट भी रहे हैं और उसके अलावा प्रेसिडेंट होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आपको बेस्ट प्रेसिडेंट अवार्ड भी उससे भी सम्मानित किया गया है। तो वो जो आपको फीलिंग आई उस वक्त, क्या आपके दिमाग में विचार आया जब आपने ये अवार्ड जीता? तो नहीं, ऐसा कोई फीलिंग्स की इस तरह की कोई बात ज़्यादा नहीं रही। आपको मैं बताऊं, अपने जब मैं कॉलेज टाइम में था, जब मैंने कॉलेज पास आउट ही किया था, उसके बाद से मैं जेसीज के अंदर सबसे पहले प्रेसिडेंट बना। जेसीज क्लब अपने जो है इंटरनेशनल अपने एफिलेटेड है ये, और उस टाइम जब मैं प्रेसिडेंट बना तो मैं आई वॉज द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सबसे छोटी उम्र का था। तो अपने कई प्रोजेक्ट्स जब हमने किए उस टाइम, सोशल ऑर्गेनाइजेशन के अपने कई कैंप्स लगाए हमने, मेडिकल कैंप्स वगैरह, तो अपने उसके अंदर जब हमने काम काफ़ी किए, तो उसका कोई अवार्ड अपने मुझे बेस्ट प्रेसिडेंट का मिला तो इतना ज़्यादा मुझे कोई ऐसा नहीं लगा, क्योंकि ठीक है, ये तो हमने अच्छा किया पब्लिक के लिए, अपने जो है पुअर्स के लिए, अपने स्लम्स के लिए, तो एक अच्छी बात है। ये तो खैर आपका बड़प्पन है, उसका रिकॉग्निशन उन्होंने इंटरनेशनल ने हमें दिया, तो एक उसकी खुशी तो हर आदमी को होती है। खैर ये तो बड़प्पन की बात है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, लेकिन घर पे जो है
घर पे किस तरीके का लोगों का, आपके जो घर वाले हैं उनका किस तरीके का रिएक्शन रहता है जब वो देखते हैं कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं और इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं, तो घर पे कैसा रहता है सबका? नहीं, घर का हमारे माँ बाप का बड़ा सपोर्ट अपने शुरू से, जी। उन्होंने बहुत प्यार दिया हमें, जी। बहुत ही अपने हर चीज़ के लिए एनकरेजमेंट दिया जी। कि नहीं आप करो, क्योंकि जब वो भी अपने पेपर्स में इंटरव्यूज देखते थे, वो भी अपने जो है जब लोगों से सुनते थे कि भाई आज ये फलाने कैंप में, आज इसमें अपने इन्होंने ये किया, तो वो उनको भी उस बात की खुशी मिलती थी। तो आप किसके ज़्यादा लाडले होते हैं, कि आप अपनी माता जी के लाडले होते हैं या आपके जो फादर हैं उनके लाडले हैं? नहीं, दोनों का ही था। मैं वैसे पिताजी मुझे थोड़ा सा अपने ज़्यादा प्यार करते हैं जी। उनका अपने जो है मैं। अच्छा। लेकिन मुझे यूँ लगता है कि फैमिली सपोर्ट भी इस फील्ड में या किसी भी थोड़ा सा जो अलग हट करके फील्ड होता है जैसे हम चुनते हैं, उसमें फैमिली सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। फैमिली सपोर्ट वाली ऐसी कोई बात नहीं रही, क्योंकि हमारी फैमिली के अंदर अपने हम लोग 8 भाई बहन हैं, लेकिन ऐसा कोई भी जना इस तरह का नहीं था कि जिसने अपने जो है कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन में कोई ज्वाइन किया हो या कोई और किया हो। ये मेरा एक जुनून था, एक अपने मुझे शौक था। जैसे मैंने कहा ना कि आप अपने लिए तो सब कुछ कर रहे हैं, सब अपनी आइडेंटिटी, अपना नाम आपका अपने जो है वो है, लेकिन दूसरों के बारे में मेरा बिना किसी नाम की ऐसा शुरू से मानना था। वो तो ठीक है, आप कोई काम करते हो तो आपका रिकग्निशन 1 बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, 4 बार नहीं होगा, अल्टीमेट आपका काम बोलता है। तो उस हिसाब से अपने काम का, लेकिन कोई काम शुरू करने से पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, और मेरा शुरू से मन ये रहा इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ने का कि कुछ इस तरह का काम करा जाए जो उस प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि आप इंडिविजुअली अगर कोई काम करते हो तो आपकी आइडेंटिटी नहीं होगी, लेकिन आप कोई इंटरनेशनल टाइप के प्लेटफॉर्म से काम करते हो तो रिकग्निशन आपका ज़्यादा होता है, आपको लोग बाग और काफ़ी लोग मिल जाते हैं। तो उस बैनर पे मैं काम कर रहा था, तो अपने जो है मुझे लोगों की हेल्प मिली। बाकी कोई मोटिवेशन, कोई अपने घर की तरफ से कोई मोटिवेशन ऐसे, क्योंकि वो बैकग्राउंड नहीं रहा, वो बैक था। तो जब ये बैकग्राउंड नहीं था तो एक थोड़ा ऐसा सवाल आ रहा है मेरे दिमाग में कि जो एक्ट्रेसेस के साथ फोटोग्राफ्स हैं आपकी, ये देख के आपकी जो पत्नी है उनका रिएक्शन कैसा होता है? पत्नी तो बड़ी खुश होती है। अच्छा, अच्छा। पत्नी तो खुश होती है, क्योंकि पत्नी को भी काफ़ी आर्टिस्टों से पत्नी भी मिली है जी। अच्छा। और कहते हैं ना कि वो एक अपने लेडी का तो हाथ होता ही है, बिल्कुल, बिल्कुल, घर को चलाने के लिए, बिल्कुल, पति को अपने मोटिवेट करने के लिए, तो उसका कॉपरेशन अपने हमेशा मुझे मिला है। क्या बात है। सर, फिल्मों की इतनी सारी बात चल रही है, कोई खास कोई आपको डायलॉग आपके पसंद का याद आ रहा हो, या कोई गीत आपको पसंद का याद आ रहा हो जिसे आप गुनगुनाना चाहें? डायलॉग तो ऐसा कोई खास नहीं है, अपने जो है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अब गीत जरूर सुनेंगे आपसे। कोई गीत भी मैं कोई भी ऐसे कभी गुनगुनाते तो हैं, और ये बात आपने बताई थी आप शौकीन थे नहीं, ऐसे पहले थोड़ा शौक था जी, जी, तो हो जाएगा, गुनगुना देता हूँ थोड़ा सा। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी धूप तुम घना साया, तुमको देखा तो ये ख्याल आया। क्या बात है। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, क्या बात है। हम जिसे गुनगुना नहीं सकते, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, वक्त ने ऐसा गीत क्यों गाया, जिंदगी धूप तुम घना साया। क्या बात है। बहुत तुमको वाह,
क्या बात है। ऐसी गुनगुनाने की नहीं, आदत। ये सुनने के बाद हमें लगा कि चांस कहीं और भी था। मुझे तो लगता है कि आप गुनगुनाते ही नहीं, आप तो गाते भी बहुत अच्छा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपका शुक्रिया। लेकिन थोड़ा सा शौक था कॉलेज के अंदर में, जी कुछ अपने गाने जो मुझे पसंद आते जी। थे उनको याद करके और उनको प्रैक्टिस करके थोड़ा अपने सर्कल में गुनगुनाने की थोड़ा अच्छा शौक था। अरे वाह, अरे वाह। तो आप जिस तरीके की शख्सियत आपने अपनी बताई कि मुझे तो कॉलेज के हीरो किस्म के लग रहे हैं आप, आपके दोस्त आपको किस नाम से पुकारा करते थे? एक पेट नाम तो होता ही होता है जिस तरीके से दोस्त बुलाते हैं कि अरे वो देखो वो आ गया। तो आपके दोस्त किस तरीके से आपको पुकारा करते थे? नहीं, नाम तो मेरे अपने जो है हाँ। दीपक बॉस ही कहते थे वो। अच्छा, दीपक बॉस कहते थे। हाँ, लेकिन अपने सब अपने बड़ा प्यार करते थे, बड़ा प्रेम से मोहब्बत रखते, करते वाकई थे। में। मुझे यहाँ पर एक चीज़ याद आ रही है कि आपने एक तेलुगु फिल्म लेकर के आए थे जिसकी डबिंग आपने हाँ, एक हिंदी में करवाई थी। हाँ, जी। हमने एक वो पिक्चर थी झांसी अपने, जी। उसमें माधवी चिरंजीवी थे। उसका हमने हिंदी में डब किया था। वो मद्रास में डब की थी हमने, रामपुर की सीता। अच्छा द टाइटल वॉज रामपुर की सीता। जी उसमें हमने उदित नारायण अपने आपके कविता कृष्णमूर्ति से इनसे गाने भी गवाए थे जी। वो हमने डब की थी। जी। एक दो जने थे उनके साथ हम। तो किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़े आपको उसे डब करवाने में? नहीं, ऐसा कोई चैलेंजेस की कोई बात नहीं थी। वो तो नेगेटिव्स उनकी कॉपी मिलती है, उसमें डबर्स अपने हमने यूज़ किए जी। थे। म्यूज़िक अपने उसकी ट्रांसलेशन वगैरह सारा का सारा, जी उसकी पब्लिसिटी वगैरह जी। करके वो भी अच्छा अपने एक्सपीरियंस था। जी जी जी। काफ़ी बढ़िया रहा अपने। वाह, बहुत खूब। जब इतना काम कर लेता है इंसान तो भूख उसको बहुत लगती है, और हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी पसंदीदा जो खाने के व्यंजन है वो कौन कौन से हैं? खाने का मैं वेजिटेरियन मैडम अपने खाना खाता हूँ। जी और सादा खाना मुझे वैसे नई नई जगह रेस्टोरेंट्स में जाने का शौक बहुत हाँ, है हाँ, हाँ। कि मैं नए नए अपने होटल्स में जाऊँ, नए नए रेस्टोरेंट्स में जाऊँ। जी। लेकिन खाने की बात कहेंगे आप तो खाने का मुझे बड़ा लिमिटेड और सादा खाना बिल्कुल अपने जो जी। है, उसका तरह का कोई खास ऐसा चटपटा खाना। चटपटा खाना नहीं, आप एकदम डिसिप्लिन तरीके से, डिसिप्लिन तरीके से। हेल्दी फूड जिसे बिल्कुल कहते healthy हैं। food। तो कभी ऐसा नहीं होता कि आपका कचौड़ियों पे दिल आ जाए या पकोड़ों पे दिल आ जाए? इतना कंट्रोल कर सकते हैं आप? नहीं, कचौरी पकोड़े का तो शौक है। कचौरी पकोड़े तो ये बहुत शौक है अपने। मेरा ऑफिस जहाँ है जी। वहाँ भी एक कचौरी वाले की दुकान है। जी। हमेशा अपने उससे आदमी से सर्वेंट से कचौरी मंगाना। जी। कोई आते हैं जी। मेरे ऑफिस में, कोई आते हाँ। हैं उनको भी कचौरी वगैरह अरे का वाह। उनको खिलाने का भी शौक है मुझे। जी जी जी। मुझे खाने से ज़्यादा खिलाने का शौक अरे वाह, अरे पकाने वाह। का भी है? है। पका भी लेते हैं कुछ? नहीं, पकाने का कुकिंग का कभी ऐसा कभी कोशिश भी नहीं करी? नहीं। चलिए ठीक है, अभी हमारे दर्शकों को हम लिए चलते हैं खान पान के बदलते रंग और वहाँ सीखते हैं। पिछली अर्धशती में हमारे खान पान के तौर तरीकों में काफी तेजी से बदलाव आया है। भोजन जीवन की जरूरत ही नहीं, हर प्राणी के जीवन का आधार है। मनुष्य चाहे किसी देश या धर्म के हो, अन्न खाकर ही अपनी भूख मिटाते हैं। हमारे देश में अन्न को देवता माना गया है। जैसे हवन कुंड में जलती हुई यज्ञ की अग्नि में पवित्र आहुति दी जाती है, उसी तरह पेट के भीतर जलने वाली अग्नि को भी आहार की आहुति देकर ही शांत किया जाता है। यह हमारी संस्कृति की परंपरा रही है कि हम पक्षियों और पशुओं की तरह सिर्फ उदर पूर्ति ही नहीं करते, अन्न को जीवनदाता मानकर उसको नमन करते हैं, फिर उसमें से इष्ट देवताओं और अन्य जीवों का हिस्सा निकालते हैं। जल का आचमन करके शांत और प्रसन्न चित्त से कृतज्ञ भाव से अन्न का कौर मुंह में डालते हैं और उसे एकाग्र मन से स्वाद लेकर खाते हैं।
सुप्रभात धरती धुरारी कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हमारी बातचीत चल रही है फिल्म वितरक श्री दीपक गुप्ता जी से। सर, अमिताभ बच्चन के आप बहुत बड़े फ़ैन हैं और आप उनकी पहली फिल्म खुददार, जो कि आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर लेकर के आए थे, तो उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? हाँ बिल्कुल अपने भरत जी, देखिए सौभाग्य के ये मेरा कि मैं अमिताभ जी का इतना बड़ा फ़ैन हूँ और पहली पिक्चर मैंने उनकी खुददार अपने ली और शूटिंग के टाइम उनकी जब मैंने पिक्चर ली तो अंडर प्रोडक्शन थी और उसकी चांदीवली में शूटिंग चल रही थी। उनसे कई बार अपने अमिताभ जी से मिलने का मौका मिला जी। और रूबरू काफ़ी अपने बातें भी हुई कई बार। बहुत अच्छा जी, बड़ा अच्छा लगा होगा कि मैं बचपन से जिसको मैं अपने पर्दे पर देखता आया पर्दे को देखता आया हूँ और एक बहुत ही दिली इच्छा भी थी कि जी। कभी मिलने का मौका मिले जी। और अपने खुदा ने ऐसे दया की कि अपने क्या बात। उनसे मिलने का मौका मिला। तो अमित जी से मिलके आपने पहली बात कोई उनका डायलॉग वायलॉग कुछ सुनाया या आज खुश तो बहुत हैं हम ऐसा कुछ बोला? नहीं, वो इस तरह का डायलॉग तो उसमें नहीं था। लेकिन एक नई मुलाकात है, खूबसूरत मुलाकात जिसे हम वो तो कहेंगे। उसमें वो गाना था ना, अंग्रेजी में कहते हैं आई लव यू जी। वो गाना बड़ा फेमस था। जी जी, तो ये हो जाए। अंग्रेजी में कहते हैं कि आई लव यू, गुजराती में बोले तने प्रेम करू छू, बंगाली में कहते हैं अमी तुम्हारो बालो भाषी और पंजाबी में कहते हैं तेरी तो वाह। तेरे बिन मर जावा, ओहो। तेरे बिन प्यार करना वाह, वाह। वो साथी हो। क्या बहुत बात। फेमस गाना। वाह वाह वाह, आज अमिताभ बच्चन खुश हो गए होंगे। अमित जी का कोई मुकाबला नहीं। वाह, क्या बात है। सर, ये फिल्में हिट होने का जो सिलसिला है, या कभी कुछ कुछ फ्लॉप हो जाती हैं, ये तो चलता ही रहता है, लेकिन लाइफ हिट हो जाए इसके लिए क्या फॉर्मूला है? लाइफ हिट हो जाए का तो देखिए बैरोमीटर सिर्फ उसके ऊपर वाले के अधीन है जी। कि वो कैसे रखता है। कई आदमी ऐसे हैं कि जो पूरी ज़िंदगी भर इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं और जिनमें टैलेंट भी होता है, बहुत टैलेंट होता है, लेकिन अपने कुछ नहीं कर पाते। लेकिन कई ऐसे हैं कि जो थोड़ा सा भी अपने जो है अगर कर लें तो एकदम अपने जो है छा जाते हैं और एकदम अपने जो है। इसका उदाहरण आपको मैं बताऊं, जी। अपने जयपुर के अंदर फैशन शो मैंने स्टार्ट किए। जी। फैशन शो का कोई अपने नाम नहीं जानता था। 1990 की बात बता रहा हूँ मैं, लॉयंस क्लब के ऊपर से। और मुझे याद है कि जब फैशन शो अपने मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था तो जब पब्लिसिटी वगैरह आ रही थी तो कई अपने लेडीज़ों ने काफ़ी अपने जो ऑर्गेनाइजेशन से उन्होंने ऑब्जेक्शन भी किया। उस टाइम ये पोजीशन थी कि आप तो लड़कियों का एक्सप्लॉयटेशन करोगे, आप तो अपने जो उनको ये दिखा रहे हो, ये गलत है, वो है। फिर मैंने उनका एक्सप्लेनेशन उनको दिया कि हम तो इस बैनर के ऊपर लड़कियों को एक स्वावलंबी बनाने के लिए उनको एक अपने प्रतिभा दिखाकर एक प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जिससे वो आगे जाएं और अपने कुछ करके दिखाएं और अपने उनका नाम हो। फिर वो सारे के सारे लोग काफी स्ट्रगल फेस करना पड़ा बेसिकली आपको, क्योंकि एक नई चीज लेकर आ रहे थे, इतनी चीजें, लेकिन आज इस चीज का काफी नाम है और काफी नाम, काफी लोग इस चीज में, इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, बल्कि एक इंडस्ट्री हो गई है। कितना अपने जाए जी। तो उसके अंदर मैं आपको बता रहा था कि जसमीत कौर जस्सी रंधावा अपने हमने उसका जो फैशन शो का टाइटल हमने किया था वो जयपुर की उनके नाम से हमने किया था, जयपुर की। तो उसमें जस्सी रंधावा अपने पार्टिसिपेंट थी अपने, तो उन्होंने पार्टिसिपेट किया परफॉर्मेंस वाइज अपने जो है काफ़ी अपने 50 अपने गर्ल्स थी उसमें, तो उनकी परफॉर्मेंस सबसे टॉप थी। टॉप होने के बाद में शी गॉट जयपुर क्वीन अवार्ड, अपने उनको ऑनर किया था। उसके बाद में देखिए किस्मत जो आप बता रहे हैं कि कैसे क्या अपने रंग लाती है। उसके बाद में उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ जयपुर की थी, राजा पार्क में थी, कोई इतना ज़्यादा उनका बैकग्राउंड कोई ऐसा कुछ नहीं था, कोई अपने जो है, लेकिन टैलेंट और अपने जब आदमी का उस चीज़ के अंदर जाना हो और अपने ऊंचाइयों पे पहुंचना हो
उसकी बात बता रहा हूँ। फिर उन्होंने मिस इंडिया में ट्राई किया, मिस इंडिया में उनका चौथा रैंक आया। आज तो अब सुपर मॉडल हो गई। हाँ, और आज सुपर मॉडल इंटरनेशनली, नेशनली, अभी पिछले कई सालों से इतना ज़बरदस्त उनका अपने मामला चला। बहुत खूब आप कार्यक्रम पे आए, हमें बड़ा अच्छा लगा जी। आपको सुप्रभात पे आकर के कैसा लगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपसे मिलकर, आपसे बातचीत करके, जयपुर दूरदर्शन पे, क्योंकि सारे चैनल्स तो आप देखते हैं, लेकिन राजस्थान का चैनल जो कि हम जहाँ रहते हैं अपना चैनल है, उसके ऊपर आकर खास तौर से बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी हमारे शो पर आने के लिए और इतनी अच्छी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करने के लिए। और अब हम अपने दर्शकों को लेकर चलते हैं आज की सुबह में, आनंद लेते हैं बनारसी लाल व साथी के साथ। मारू थारे देश में तो निपजे तीन रतन, मारू थारे देश में निपजे तीन रतन, एक ढोलो दूजी मारवन, तीजो कसुमल रंग, केसरिया बलम थे आवनी, पधारो मारे केसरिया बलम बोले, पधारो सन रे काई थाने प्यारो जी परदेस ढोला, काई थाने प्यारो जी परदेस, केसरिया हो केसरिया बालम आवनी, पधारो मारे मारी जोड़ी रा बालम के आवनी, पधारो सन रे केसर से पग धोव घरे पधारो पीव, केसर से पग धोव घरे पधारो पीव, और बधाई अपने कई दीवान में था परवारा जीव जी, केसरिया बलम बलम ओ मारी जोड़ी रा बलम के आवनी, पधारो मारे देश, केसरिया बलम आवनी, पधारो सन रे पधारो मारे देश, पधारो धन रे देश, केसरिया बलम आवनी, पधारो मारे देश, पधारो धन रे देश, पधारो मारे
कह गया तो कर गया कौली अनेक, सावन यावन कह गया ढोला कर गया कौली अनेक। अरे गिनता गिनता घिस गई मारी आंगली यारी रे किसी, वो मारी जोड़ी रा बलम बलम, जोड़ी रा सजन के आवनी पधारो मारे दी। ओ जी पधारो धन